डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में ये अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं 2020 का। ये आपका सेट 7 है और ये मेरे पास अनसॉल्व पेपर है वो HM प्रकाशन का है। इसको सॉल्व कर रहे थे और इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 ख तक सॉल्व कर लिए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ग पार्ट। इसमें क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवरोधों, ये इसमें 4 असमीकरण दी हैं के अंतर्गत z = 5x + 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 4 असमीकरण हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ग। तो इस असमीकरण इसमें हैं x + 3y <= 5, ये फर्स्ट, और सेकंड है x + y <= 3 सेकंड, और x > 0, ये आपकी थर्ड असमीकरण, और y > 0, ये है फोर्थ। तो इसमें और z का मान है z = 5x + 3y। इसका हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो ये 4 जो असमीकरण हैं, पहली असमीकरण को हम x/a + y/b = 1 के रूप में लिखें। ठीक है, इसको तो असमीकरण 1 से इसको हम x/a + y/b = 1 के रूप में लिखेंगे, जिससे हमें ग्राफ खींचने में आसानी हो जाएगी। तो 5 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x/5 + y/5/3 <= 1। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी जो असमीकरण है, इसमें भी इसको भी इसी रूप में लिखें, तो ये हो जाएगा आपका x/3 + y/3 <= 1। इसमें 3 से दोनों पक्षों को डिवाइड कर देंगे। अब इनका हम ग्राफ खींच लें। अगर इनका ग्राफ खींचें तो इस तरह से ये x अक्ष और ये y अक्ष। यहाँ पर x का अंतखंड क्या है, 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, और तो ये हो जाएगा पॉइंट। y अक्ष पर अंतखंड क्या है, 5/3, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब 5/3 है तो ये 1.6 के लगभग आएगा, यानी 2 से कम। तो यहाँ पर ये इसका अंतखंड मिल जाएगा y अक्ष पर। तो इन दोनों को यहाँ मिला देंगे। ये ग्राफ हो गया पहली असमीकरण का। इसी प्रकार से यहाँ देखें, x अक्ष पर अंतखंड 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 पहला पॉइंट, और y अक्ष पर कितना है 3, तो 1 2 3, और इनको अब इनका जो छायांकित भाग होगा वो किधर होगा, यहाँ देखना पड़ेगा। और जो तीसरे समीकरण है वो आपकी x > 0, तो ये हो जाएगी, और y > 0, तो ये हो गई। ठीक है, अब इसमें यदि x = 0 y = 0 लिखें पहले समीकरण में, तो x = 0 y = 0 लिखेंगे, तो 0 <= 0, वो 5 जो कि सत्य है ना, 0 है वो 5 से कम है। तो इसका ग्राफ होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा इधर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी समीकरण है, इसमें x = 0 y = 0 लिखेंगे, तो ये आएगा 0 <= 3, तो इसका ग्राफ भी इधर ही होगा, इसका छायांकित भाग। अब इसका जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग हुआ। यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं A B C एंड D। A के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0। B के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 5/3, और C के निर्देशांक दोनों को हल करके निकालेंगे, और D के निर्देशांक होंगे
3,0। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को। x + 3y = 5 और x + y = 3। दोनों को जब सॉल्व करें, घटा दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2y = 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। y का मान यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x + 1 = 3। x + 1 = 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो c के कोऑर्डिनेट हो गए 2,1, 2,1। अब इन बिंदुओं पर, ये जो 4 पॉइंट हैं, इन बिंदुओं पर हम z का मान निकालें। पहले बिंदु पर देखें z का मान क्या होगा। यहाँ पर z निकलेगा आपका 0, चूँकि x भी 0 है, y भी 0 है, तो z की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। और इस बिंदु पर z का मान निकालें, तो z = आ जाएगा 0 + 3 × 5/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5। इस बिंदु पर z का मान निकालें, तो 5x + 3y, यानी x की जब 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और y की जगह पर 1 लिखेंगे तो 3, ये आ जाएगा आपका 13। ठीक है, यहाँ पर z का मान निकालें, तो x की जगह पर क्या लिखा जाएगा 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे तो हो जाएगा 15, और y 0, तो 15 ही रहेगा। अब इन चारों मानों में अधिकतम मान क्या है, ये 4 मान है, इसमें अधिकतम मान क्या है z = 15। तो z मैक्सिमाइज मान क्या निकल आएगा 15, यानी z का जो अधिकतम मान है वो कितना आएगा 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का घ पार्ट। दिखाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8 तथा 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, 1, 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा के समानांतर है। तो हम ये जो 2 बिंदु हैं, इससे जाने वाली रेखा के DR निकाल लें, यानी डायरेक्शन रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 3 का घ। 3 का घ देखें, तो बिंदु 4, 7, 8 तथा 2, 3, 4 से जाने वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 2 - 4, 2 - 4, 3 - 7 और 4 - 8, तो ये हो जाएगा आपका -2, -4 और -4। इसी प्रकार से दूसरे बिंदु हैं, बिंदु -1, -2, 1 तथा 1, 2, 5, 1, 2, 5 से जाने वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियो। यानी दिक् अनुपात। ठीक है, इसको हिंदी में दिक् अनुपात कहेंगे। तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 1 - 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, और 2 - 2 है तो 2 + 2, और 5 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, 4 और 4। इसे हम A1 कह दें, B1, C1, और यहाँ पर A2, B2 और C2। अब हम मान निकालें A1/A2 का। तो A1/A2 कितना आएगा -2/2, तो -2/2 ये आ जाएगा -1,
अब मान निकालें b1/b2 का, तो b1/b2 क्या आएगा -4/4, तो ये आ जाएगा -1। और मान निकालें c1/c2, तो c1 कितना है -4/c2 4, तो ये आ जाएगा -1। यानी तीनों जो रेशियो हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों रेशियो बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। अतः दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, और इसका जो क पार्ट है इसमें है पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यदृच्छा चुने जाते हैं। हमारे पास पूर्णांक कितने 11, इसमें से 2 पूर्णांक चुने जाते हैं। यदि इसका योग सम हो, यानी दोनों पूर्णांकों का योग सम हो, तो प्रायिकता बतानी है दोनों पूर्णांक विषम हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है आपका 4 का क। पूर्णांक कितने हमारे पास 11, तो 11 में से 2 पूर्णांक चुनने के प्रकार। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, 11 पूर्णांक उसमें 2, 4, 6, 8, 10 ये 5 होंगे सम, और 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 होंगे विषम, ये होंगे सम और ये होंगे विषम। तो 11 में से 2 पूर्णांक चुनने के प्रकार कितने हो गए, ये हो जाएंगे 11c2, और इसका मान निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल 11/2 फैक्टोरियल 9, 11 - 2 9, तो ये बचेगा आपका 11 × 10/2, और ये हो जाएगा 55। ठीक है, 11 × 5 = 55। तो ये आपकी प्रतिदर्श समष्टि हो गई NS इक्वल टू 55। अब इसमें लिखा है कि पूर्णांकों का योग क्या हो, सम हो। तो इस घटना को मान लेते हैं ई घटना है आपकी दोनों पूर्णांकों का योग सम हो, दोनों पूर्णांकों का योग सम हो। अब दोनों पूर्णांकों का योग सम कब होगा, या तो दोनों पूर्णांक सम हो या फिर दोनों पूर्णांक विषम हो। ठीक है, दोनों पूर्णांक सम होंगे, उनको जोड़ेंगे तो सम आएगा, और दोनों पूर्णांक अगर विषम हैं इनको जोड़ेंगे तब भी सम आएगा। तो दोनों पूर्णांकों का योग सम है, इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके NE इक्वल टू सम पूर्णांक हमारे पास कितने हैं 5, तो 5 में से कितने देखने 2। इसी प्रकार से 6 हैं विषम, इसमें से भी 2 चुनने हैं, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6/2 फैक्टोरियल 4, और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4/2 और 6 × 5/2, तो ये 10 + 15 = 25। तो 25 आ गया। अब इसमें देखें दोनों पूर्णांक सम हैं, इस बात की प्रायिकता क्या होगी PE। दोनों पूर्णांक सम हैं, इस बात की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं 25, और कुल हमारे पास कितने हैं 55, तो 25/55 PE का मान हो गया 25/55। अब घटना F मान लेते हैं, दोनों पूर्णांक विषम हैं, दोनों पूर्णांक विषम है। ठीक है, अब दोनों पूर्णांक विषम हैं,
तो विषम पूर्णांक कितने थे हमारे पास 6, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 6c2 यानी 15। ठीक है, दोनों पूर्णांकों का योग सम है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी 25/55। अब हम निकाल लें दोनों पूर्णांक विषम हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या हो जाएगी PF। तो PF हो जाएगा आपका 15/25। ठीक है, 15/25। अब इसमें घटना E घटित हो चुकी है, घटना E कहाँ पर है, ये घटना E घटित हो चुकी और दोनों पूर्णांक विषम हों। अब F की प्रायिकता हमें बतानी है, तो E इंटरसेक्शन F निकालें। तो E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, यानी योग सम है और दोनों पूर्णांक विषम हैं, योग सम है और दोनों पूर्णांक विषम हैं। दोनों योग सम है वो E घटना थी और दोनों पूर्णांक विषम हैं वो घटना क्या है F। तो E इंटरसेक्शन F निकालें तो ये हो जाएगा आपका 6c2। ठीक है, दोनों पूर्णांकों का योग सम है और दोनों पूर्णांक विषम हैं, तो ये हो जाएगा 6c2। दोनों पूर्णांकों का योग सम है, यानी सम है और विषम हैं दोनों पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक हमारे पास कितने 6 और इनका दो पूर्णांकों का योग करेंगे तो कितना आएगा सम आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6c2, ये हो जाएगा 15। अब इसकी प्रायिकता निकाल लें PE इंटरसेक्शन F। PE इंटरसेक्शन F हो जाएगा आपका 15/55। ठीक है, E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या है, दोनों पूर्णांकों का योग सम है और दोनों पूर्णांक विषम हैं। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 15/55। अब हमें निकालनी है इसकी प्रतिबंधित प्रायिकता PF/E। दोनों पूर्णांकों का योग सम और दोनों पूर्णांक विषम, तो प्रतिबंधित प्रायिकता P/E इक्वल टू हो जाएगा आपका PE इंटरसेक्शन F/PE। घटना E हो चुकी है और F की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा आपका PE इंटरसेक्शन F कितना है 15/55 और PE कितना है, PE है 25/55। 55 से 55 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 15/25। तो 5 × 15 और 5 × 5 = 25 इक्वल टू 3/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का ख। ये इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना है sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। इसका हमें मान बताना है, जहाँ पर a और b दोनों क्या हैं अचर हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4 का ख। इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx। तो इसमें क्या करें, इसको मान लें t, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इक्वल टू t, ये हमने माना। उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा cos x, और cos x का क्या होता है माइनस के sin x प्लस b स्क्वायर इंटू 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt। तो इसमें
2, इसे इस प्रकार लिखें माइनस के ए स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस बी स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना, तो इसको साइन 2x के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस के ए स्क्वायर साइन 2x प्लस बी स्क्वायर साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। साइन 2x मिल जाएगा कॉमन, तो साइन 2x यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से साइन 2x डी एक्स का मान निकालेंगे तो 1 बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डी टी। अब इसमें साइन 2x डी एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे 1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और इसको हमने क्या माना था टी इंटू टी। तो 1 बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग टी। और अब टी का मान लिख देंगे, टी का मान क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लॉग, यहाँ पर मॉड आता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का ग पार्ट, और इसमें है यदि वेक्टर ए इक्वल टू दिया है और वेक्टर बी दिया है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ये दोनों वेक्टर हैं ए और बी से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर दिए हैं और हमें त्रिभुज का एरिया बताना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्वेश्चन है आपका 4 का ग। तो इसमें वेक्टर ए कितना है 3i कैप माइनस के जे प्लस के 5k, और बी है i कैप प्लस के 2j और माइनस के k। ठीक है, हमें त्रिभुज का एरिया बताना है। तो त्रिभुज के एरिया का फार्मूला जानते हैं, ये होता है आपका 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें इनका ए क्रॉस बी निकाल लें, ए क्रॉस बी इनका सदिश गुणन, तो ये हो जाएगा i j k, और i का गुणांक कितना 3, j का गुणांक -1 और यहाँ पर k का गुणांक 5, यहाँ पर 1 2 और माइनस के 1। इसे सॉल्व कर दें, इस सारणी को हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i -1 इंटू -1 1 -2 इंटू 5 10 और माइनस के j 3 इंटू -1 तो -3 -1 इंटू 5 तो माइनस के 5 और प्लस के k 3 इंटू 2 6 -1 इंटू -1 तो -1 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 9i और प्लस के 8j प्लस के 7k। ठीक है, अब इसका निकाल लें मॉड। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये हो जाएगा आपका अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो 81 यानी -9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। इनको जोड़ देंगे
तो 9 और 4 13 14 की 4, 1 5 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 194। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मान लिखा अंडर रूट 194, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 194/2 यूनिट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का घ पार्ट। फलन f x = x² - 1 के लिए अंतराल 3,5 में लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4 का घ। इसमें फंक्शन दिया है f x = x² - 1। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला क्या है, फलन जो भी फंक्शन दिया है वो कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और ये आपका ओपन इंटरवल में अवकलन होना चाहिए। सेकंड, सतत हो, फलन कंटिन्यूस होना चाहिए, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है, x² - 1 और इंटरवल दिया है 3,5। इसमें देखते हैं कि ये अवकलनीय है या नहीं। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करें, f x = आ जाएगा 2x, और ये 2x है वो 3,5 के सभी मानों के लिए परिभाषित है। ठीक है, ये डिफाइन है, तो इसका मतलब ये अवकलनीय है। अतः फलन कैसा है, अवकलनीय है। जब फलन अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा। जो फलन अवकलनीय होता है वो सतत भी होता है। ठीक है, तो फलन अवकलनीय हो गया और फलन सतत हो गया। जो फलन अवकलनीय होता है निश्चित रूप से सतत होता है, लेकिन जो फलन सतत होता है आवश्यक नहीं है वो अवकलनीय हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये फलन अवकलनीय हो गया और सतत हो गया। अब मध्यमान प्रमेय क्या है, f' c, यहाँ पर कोई मान लेते हैं c, और ये c है ना, ये आपका 3,5 के बीच में अगर आ जाता है इसका मान, तो हम कहेंगे जो लैग्रेंज की मध्यमान प्रमेय है वो सत्यापित हुई। तो यहाँ पर f' निकालें। f' क्या होता है इसका, fb - fa/b - a। तो f' b की वैल्यू क्या है 5, तो f5 - f3/5 - 3। f5 यानी x के स्थान पर 5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 1 तो आ जाएगा 24, और 3 लिखेंगे तो 3 3 9 - के 1 आएगा 8/5 - के 3, यहाँ बचेगा 16/2। तो ये हो जाएगा f' = 8 आ जाएगा यहाँ पर, और f' यहाँ से देखें x के स्थान पर c लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2c = 8। तो c की वैल्यू क्या आ गई 4, और ये 4 है वो आपका 3,5 के अंतराल में है। तो इस प्रकार से ये जो लैग्रेंज की मीन वैल्यू थ्योरम है वो सत्यापित हुई। तो इस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में का पार्ट है सिद्ध कीजिए। ये डिटरमिनेंट दी है, सारणिक है, इसको इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इस सारणिक को लिख लेते हैं, x + a bc और a x + b c a b x + c। यहाँ पर LHS लिख दें, LHS को लेकर के चलेंगे, LHS = इसमें क्या करें, तीनों जो कॉलम हैं C1 C2 C3 इनको जोड़ दें। तो C1 + C2 + C3 C।
जब तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बी सी, और इसमें हो जाएगा आपका C1 में C2 प्लस C3 को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बचेगा आपका x प्लस बी सी, और इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और b x प्लस सी। अब इसमें से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, इसको बाहर लिख देंगे तो यहाँ पर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसे बाहर लिखेंगे सारणिक से, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 बी सी एक्स प्लस बी और बी सी एक्स प्लस सी। अब क्या करें, यहाँ पर R2 में से R1 तथा R3 में से R1 को घटाएं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। R2 में से R1 घटाएंगे 1 बी सी, R1 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति को ऐसे ही लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है तो 0, और इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा x, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 0, और तीसरी पंक्ति में से भी पहली को घटाना है तो एक में से एक घटाएंगे 0, b से b घट जाएगा तो 0, और x प्लस सी से c घटेगा तो बचेगा यहाँ पर x। ठीक है, अब इसको इसका विस्तार कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और 1 x का गुणा x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और -0 तो x स्क्वायर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमें सिद्ध करना था इक्वल टू RHS। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का ख पार्ट। यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा, तो सिद्ध कीजिए 9x स्क्वायर माइनस के 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर दिया है, यह है क्वेश्चन नंबर 5 का ख। दिया क्या है, cos इनवर्स xy2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा। ठीक है, हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये बराबर होता है आपका cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। इसी सूत्र का यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x/2 गुणा y/3, तो ये हो जाएगा xy/6 माइनस अंडर रूट 1 माइनस के x/2 का स्क्वायर तो x²/4 और अंडर रूट 1 माइनस के y/3 का स्क्वायर तो y²/9 इक्वल टू थीटा। ये cos इनवर्स x को इधर ले जाएंगे तो cos थीटा हो जाएगा xy/6 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस के x² और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से अंडर रूट 9 माइनस के y²/3 इक्वल टू cos थीटा। अब पक्षांतर कर लें, इसको इस प्रकार लिखें xy/6 माइनस अंडर रूट 4 माइनस के x² अंडर रूट 9 माइनस के y²/6 इक्वल टू
कॉस थीटा। कॉस थीटा को उधर पक्षांतर करें, सबसे पहले इसमें 6 से पूरे समीकरण में भाग दे लें तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस, और अंडर रूट के अंदर इनका भी गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 36 माइनस के 9x² माइनस के 4y² और प्लस के x² y² और इक्वल टू 6 कॉस थीटा। ये 6 कॉस थीटा को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस के 6 कॉस थीटा, और इसको पक्षांतर करके ले जाएं दूसरी साइड में तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 36 माइनस के 9x² माइनस के 4y² प्लस x² y²। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पहली संख्या का वर्ग x² y² प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस दोनों के गुणनफल का दूना तो 12 एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल टू 36 माइनस के 9x² माइनस के 4y² प्लस x² y²। यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो देखो x² y² से ये x² y² कैंसिल हो जाएगा, और 9x² माइनस के इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख लो प्लस के 9x² प्लस के 4y² और माइनस के 12xy कॉस थीटा, और 36 कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस के 36 कॉस स्क्वायर थीटा। 9x² प्लस 4y² माइनस के 12xy कॉस थीटा, और 36 ले लेंगे इसमें से कॉमन तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा के 9x² माइनस के 12xy कॉस थीटा, इसको लिख लेंगे प्लस 4y² इक्वल टू 36 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का ग। इसमें है सिद्ध कीजिए, इसमें समाकलन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस के कॉस स्क्वायर x dx इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इसमें दिया है इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, इसे मान लेते हैं i, और इसे समीकरण 1 लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है। एक प्रॉपर्टी जानते हैं 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x, ये निश्चित समाकलन की एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, ये साइन एक्स के बराबर होगा, अपॉन 1 प्लस के कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर रहेगा dx। इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इसमें पाई साइन एक्स पाई साइन एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको अलग अलग लिख देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आपका i के बराबर था, और ये हमारा i के बराबर चल रहा है इधर, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू
पाई को बाहर लिख लेंगे 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के आई, और आई को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स को टी मान लें, ठीक है, तो इसमें माना हमने कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 2i इक्वल टू लिमिट देखें यहाँ पर, जब x बराबर 0 लिखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1, और पाई लिखेंगे तो cos पाई का मान -1, तो लिमिट हो जाएगी 1 टू -1, और माइनस ये माइनस चिन्ह आ जाएगा बाहर, साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे डी टी, तो डी टी अपॉन 1 प्लस, और इसको टी माना है तो टी स्क्वायर। इसको इस प्रकार लिख देंगे, ये लिमिट -1 टू 1, तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, यहाँ पर पाई और लिखो, ठीक है, यहाँ माइनस पाई, ये पाई, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी और जानते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाता है आपका इंटीग्रेशन 0 टू 2 आगे आ जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा इसमें, और लिमिट हो जाएगी 0 टू 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स टी का होता है, तो पाई, और ये हो जाएगा tan इनवर्स टी, लिमिट लगा देंगे 0 टू 1, तो i इक्वल टू पाई, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/4, तो i इक्वल टू पाई π/4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा π/4, तो पाई इंटू π/4, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 4, और यही हमें प्रूफ करना था, तो i इक्वल टू क्या निकला पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।